नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विभिन्न सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, जो कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विभिन्न एग्ज़ाम्स जैसे HAL, NHPC, UPSSC, UPPSC जैसे अनेक एग्ज़ाम्स हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं वो प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग के टॉपिक बिल्डिंग अथवा जॉइनिंग से संबंधित क्वेश्चन हैं। इसका एक पार्ट मैंने करा दिया है, आज जो मैं कराने जा रहा हूँ इसका दूसरा पार्ट है। इसके पहले मैंने अनेक सब्जेक्ट जैसे मटेरियल साइंस, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र, थियरी ऑफ मशीन और इसके अलावा अन्य कई सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। यदि आप चाहते हैं उन वीडियोस को देखना तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहां से जाकर आप उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है वो है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दिया हुआ है इंग्रेडिएंट्स और लिस्ट 2 में दिया है वेल्डिंग फंक्शंस एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो इन द लिस्ट। इन्होंने लिस्ट ए में दे रखा है सिलिका, पोटेशियम सिलिकेट, फेरोन सिलिकॉन, सेल्यूलोज, और लिस्ट 2 में दे रखा है आर्क स्टेबलाइजर, डीऑक्सीडाइजर, फ्लक्सिंग एजेंट एंड गैस फॉर्मिंग मटेरियल। तो देखिए जो इस तरह के पदार्थ दिए हुए हैं ये एक्चुअल में दिए हुए इलेक्ट्रोड के ऊपर जब हम लोग फ्लक्स की कोटिंग किए होते हैं तो उसमें कई प्रकार के मटेरियल हम लोग मिक्सअप करते हैं। तो उन्हीं मटेरियल्स के बारे में हम दिया है, एक तरफ एलिमेंट्स के नाम दिए, दूसरी तरफ दिया उसका क्या यूज़ है। तो मैं आपको सारे एलिमेंट्स बता देता हूँ कि जब हम फ्लक्स की कोटिंग कर रहे होते हैं तो फ्लक्स की कोटिंग के समय हम लोग कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ फ्लक्स की कोटिंग के लिए फ्लक्स की कोटिंग करना होता है। अगर हमको फ्लक्स की कोटिंग के लिए तो सबसे पहला जो होता है वो होता है डीऑक्सीडाइजर एलिमेंट। डीऑक्सीडाइजर एलिमेंट मतलब इस प्रकार के एलिमेंट जो डीऑक्सीडाइजेशन का काम करते हैं। मतलब अगर वहाँ पे ऑक्सीजन के एलिमेंट है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्वयं डीऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिससे वहाँ पे जो हमारा मेटल है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। ठीक, तो जिससे हमारा हेल्प बना रहता है। डीऑक्सीडाइजर एलिमेंट के रूप में जो हम इलेक्ट्रोड की कोटिंग में मिलाते हैं वो होता है एल्यूमिना मतलब Al2O3। ठीक, एल्यूमिना मिलाते हैं। इसके अलावा ग्रेफाइट मिलाते हैं। ठीक, और इसके अलावा जो मिलाते हैं वो हम मिलाते हैं फेरोसिलिकॉन, FeR फेरोसिलिकॉन। ठीक, तो ये सब पदार्थ हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं फ्लक्स की कोटिंग में ताकि डीऑक्सीडाइजेशन का काम हो जाए। दूसरे तरीके के जो एलिमेंट मिलाते हैं वो होते हैं स्लैग फॉर्मेशन कंपाउंड। इस प्रकार के कंपाउंड जो उसमें वेल्डिंग के समय स्लैग बनाने का काम करते हैं। स्लैग का मतलब होता है जब वेल्डिंग के समय विभिन्न प्रकार की इम्प्योरिटीज आती है तो इम्प्योरिटी के साथ ये रिएक्ट करके स्लैग बना देते हैं। और स्लैग जो होता है उसकी डेंसिटी हल्की होती है और ये वेल्डिंग पूल के ऊपर तैरता रहता है, जिससे आसानी से हम लोग जब वेल्डिंग ठंडा हो जाता है तो ये स्लैग की परत क्या उसी के ऊपर जम जाती है, फिर हम चिपिंग हथौड़े की सहायता से उसको दूर कर देते हैं। तो देखिए स्लैग फॉर्मेशन कंपाउंड के रूप में हम लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो होती है आयरन ऑक्साइड यूज़ करते हैं और साथ में यूज़ करते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक, इन चीज़ों का यूज़ अगर हम लोग करेंगे तो फ्लक्स कोटिंग में क्या है स्लैग फॉर्मेशन कंपाउंड के रूप में इन चीज़ों का मतलब हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग आर्क स्टेबलाइजर के रूप में देखें तो क्या यूज़ करते हैं। अगर आर्क स्टेबलाइजर के रूप में देखें मतलब जो कि आर्क को बुझने नहीं देते हैं, आर्क को स्टेबल रखते हैं, उन अगर पदार्थों के रूप में देखें तो उसमें आते हैं आर्क स्टेबलाइजर के रूप में सोडियम ऑक्साइड Na2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2। ठीक, इसके अलावा पोटेशियम सिलिकेट ठीक, पोटेशियम SiO3, पोटेशियम सिलिकेट का प्रयोग भी किया जाता है। तो ये पदार्थ क्या है, आर को स्टेबल रखने का काम करते हैं। अगर हम वेल्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहें मतलब वेल्डिंग जो हम लोग के पास वेल्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए फ्लक्स कोटिंग में हम लोग को कौन कौन से पदार्थों को मिलाते हैं। तो वेल्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग जो पदार्थ मिलाते हैं वो होते हैं क्रोमियम, टंगस्टन, निकिल, कोबाल्ट और वेनेडियम। इन एलिमेंट्स को हम लोग फ्लक्स की कोटिंग के साथ मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है उस वेल्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है जिसकी हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं।
इसके अलावा गैस सील्डिंग एजेंट, गैस फॉर्मिंग या गैस सील्डिंग एजेंट का भी एजेंट भी मिलाए जाते हैं। गैस सील्डिंग एजेंट या गैस फॉर्मिंग एजेंट क्यों मिलाए जाते हैं? गैस सील्डिंग एजेंट या गैस फॉर्मिंग एजेंट इसलिए मिलाए जाते हैं ताकि जब हम वेल्डिंग करें तो वहाँ पे एक गैस की एक परत बन जाए जो कि उस सतह को पूरी तरह से ऊपर से घेर लेती है। इससे क्या होता है, वो वायुमंडल के संपर्क में वेल्ड कम आता है और उसके ऑक्सीडाइजेशन की चांसेस कम हो जाते हैं। तो गैस फॉर्मिंग एजेंट के रूप में जो चीज़ हम मिलाते हैं वो होता है सेल्यूलोज। क्या होता है? सेल्यूलोज। गैस फॉर्मिंग एजेंट के रूप में जो चीज़ें हम मिलाते हैं वो होता है सेल्यूलोज। ठीक, तो ये सब चीज़ें हम लोग कब कब मिलाते हैं उसी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसकी हम सही जोड़ी बना लेते हैं। तो सही जोड़ी के रूप में सबसे पहले जो दिया है वो दिया है सिलिका। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सिलिका क्या काम करता है? तो सिलिका का काम होता है, ये फ्लक्सिंग एजेंट का काम करता है। मतलब ये फ्लक्स को, ये क्या कहते हैं, फ्लक्सिंग एजेंट का काम करता है। मतलब एक तरह से ये समझिए कि फ्लक्सिंग एजेंट समझ लीजिए कि जो मतलब उस बाइंडिंग को जोड़ने का काम करता है, तो उसको हम लोग फ्लक्सिंग एजेंट कहते हैं। ये कभी कभी वो ये सिलिका फ्लैग फॉर्मेशन का भी काम करता है, लेकिन स्लैग फॉर्मेशन आंसर में दिया नहीं है। तो इसकी क्या है, बाइंडिंग एजेंट के, फ्लक्सिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। ठीक, तो फ्लक्सिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। तो इसका आंसर ए के लिए क्या हो जाएगा? ए के लिए हो जाएगा 3। तो ए के लिए 3 कहाँ दिया हुआ? ए के लिए 3 दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है और सी में दिया हुआ है। अब ले लेते पोटेशियम सिलिकेट। तो मैंने आपको बताया पोटेशियम सिलिकेट क्या काम करता है? पोटेशियम सिलिकेट आर्क स्टेबलाइजर का काम करता है। तो बी के लिए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बी के लिए 1 कहाँ है? बी के लिए 1 और सी में सी है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी दोनों चेक कर लेते हैं। सी के लिए 2 दिया है, तो फेरोसिलिकॉन। फेरोसिलिकॉन क्या है? डीऑक्सीडाइजर। तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि फेरोसिलिकॉन क्या है? डीऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट के रूप में काम करता है। तो ये क्या है? एक प्रकार का डीऑक्सीडाइजर है। फिर आगे क्या है? सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? गैस फॉर्मिंग एजेंट है, तो गैस फॉर्मिंग मटेरियल। तो डी के लिए क्या हो जाएगा? 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है इन्होंने, इसमें भी लिस्ट 1 को विथ लिस्ट 2 मैच कराना है। लिस्ट 1 में दिया है वेल्डिंग डिफेक्ट्स और लिस्ट 2 में दिया है उसके कॉसेस, एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो इन द लिस्ट। और करेक्ट आंसर हमको चूज करना है। तो पहला ए दिया हुआ स्पैटर, बी डिस्टॉर्शन, सी स्लैग इंक्लूजन, डी पोरोसिटी। और इसके लिस्ट 2 में दिया हुआ है इसके कारण डैम्प इलेक्ट्रोड्स, आर्क ब्लो, इम्प्रॉपर क्लीनिंग इन मल्टीपास वेल्डिंग एंड पुअर जॉइंट सिलेक्शन। ठीक, तो देखिए अब मैं इसी मतलब वेल्डिंग के डिफेक्ट दिए हुए, तो पहले मैं आपको वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में बता देता हूँ कौन कौन से वेल्डिंग डिफेक्ट होते हैं और उनका कारण क्या होता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले वेल्डिंग पोरोसिटी, जो हमारी वेल्डिंग होती है वो पोरस हो जाती है। तो वेल्डिंग की वेल्ड पोरोसिटी, वेल्ड में पोरोसिटी कहाँ से आती है? मतलब उसमें पोरस हो जाती है, मतलब उसमें छोटे छोटे होल्स रह जाते हैं। तो ये क्यों होते हैं? ये होते हैं ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक गैसेस एंट्रैपमेंट। मतलब उसमें वायुमंडल की गैसें हैं वो उसमें प्रवेश कर जाती हैं और छोटे छोटे होल्स के रूप में उपस्थित रह जाती हैं। तो क्या होता है? ड्यू टू एटमॉस्फियर की गैसेस के कारण क्या होता है? वेल्ड में पोरोसिटी आ जाती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए? वेल्डिंग पोरोसिटी ना आए, इससे बचने की जो रेमेडी है वो रेमेडी है कि हम लोग वेल्डिंग स्पीड को क्या करना चाहिए? कम रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? वेल्डिंग स्पीड कम रखना चाहिए, मतलब स्लो वेल्डिंग करना चाहिए। साथ में जो हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं उस वेल्डिंग जोन को, मतलब जो क्या कहें कि जो भी मेटल है जिसकी हम मेटल को वेल्डिंग करनी है उसकी क्लीनिंग बढ़िया से करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? क्लीनिंग ऑफ वेल्ड मेटल। जो वेल्डिंग मेटल है जिसकी हम लोग वेल्डिंग करनी है उस वेल्डिंग मेटल को क्या है, हमको वेल्डिंग मेटल की क्लीनिंग अच्छे से करनी चाहिए। ठीक, दूसरा जो डिफेक्ट आता है वेल्डिंग में वो होता है स्लैग इंक्लूजन का। क्या होता है? स्लैग इंक्लूजन देखिए हमने आपको बताया था कि स्लैग की जो डेंसिटी होती है वो वेल्ड पूल की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए वो वेल्ड पूल पर तैरता रहता है, वहीं जम जाता है। उसको हमने चिपिंग हथौड़े की सहायता से अलग कर देते हैं। ठीक, लेकिन क्या होता है कभी कभी जैसे मान लीजिए हमने एक कोटिंग वेल्ड किया, उसके बाद हमने उसको चिपिंग हथौड़े से साफ़ किया, लेकिन अच्छी तरह साफ़ नहीं हो पाता है और उसको अगर हम दूसरी वेल्डिंग कर देते हैं तो उसमें क्या है, वो अशुद्धियाँ उसके भीतर रह जाती हैं। या कभी कभी जो तैरता हुआ स्लैग है वो पूरी तरह से ऊपर नहीं आता है, बीच बीच में वो फंस रह जाता है। तो इस कंडीशन में जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है वेल्डिंग का उसको कहा जाता है स्लैग इंक्लूजन कहा जाता है। स्लैग इंक्लूजन क्यों होता है? स्लैग इंक्लूजन का कारण है कि एंट्रैपमेंट ऑफ ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड का फ्लक्स, कभी कभी जो फ्लक्स है हम लोग का जिसका फ्लक्स की कोटिंग इलेक्ट्रोड की वो, या फिर इलेक्ट्रोड की कोटिंग
जो है मतलब फ्लक्स की इलेक्ट्रोड कोटिंग है, ये सब कोटिंग से क्या है उस वेल्ड पूल में बीच में जाकर के फंस सकती हैं, जिसके कारण स्लैग इंक्लूजन आ जाता है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए, इसके लिए हम लोग को अगर जहाँ तक संभव हो सके तो वेल्डिंग करने के लिए हम लोगों को इनर्ट गैस यूज़ करना चाहिए। कैसी गैस यूज़ करनी चाहिए, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मतलब होता है, जैसे देखिए हमारा काम क्या होता है, देखिए उसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रोडिक कोटिंग कभी कभी ऐसे एक से फ्लक्स कोटिंग का भी काम करती है, जो उसको वेल्ड मेटल को वायुमंडल से बचा के रखती है। लेकिन कभी कभी क्या है, इसके जो स्लैग बनता है वो खुद एक डिफेक्ट का कारण बन जाता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग इनर्ट गैस को एज अ सील्डिंग मटेरियल यूज़ करना चाहिए जहाँ तक संभव हो सके। लेकिन इनर्ट गैस काफ़ी महंगी होती हैं, इनर्ट गैसेस काफ़ी महंगी होती हैं, इसलिए उसका प्रयोग हम लोग हर जगह नहीं कर सकते हैं। ठीक, तीसरा और दूसरा दिया है, तीसरा जो डिफेक्ट मैं बताने जा रहा हूँ वो है इनकम्प्लीट फ्यूज़न, मतलब पूरी तरह से इनकम्प्लीट फ्यूजन, मतलब वेल्ड मेटल क्या है, पूरी तरह से पिघल ना पाया हो और उसको हम लोगों ने उसी तरह से वेल्ड करके छोड़ दिया हो। जब इनकम्प्लीट फ्यूज़न हो जाता है तो उसका कारण क्या होता है, इनकम्प्लीट फ्यूज़न का कारण होता है कि फास्ट ट्रैवलिंग ऑफ द टार्च, जो हम लोग वेल्डिंग टार्च है अगर वो बहुत तेज़ी से फास्ट ट्रैवल कर रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसमें क्या है, उससे कारण इनकम्प्लीट फ्यूज़न होता है, मतलब मेटल पिघल नहीं पाता है, वेल्डिंग सही से नहीं हो पाती है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमको जो टॉर्च की स्पीड है वो कम रखनी चाहिए। ठीक, इसके बाद जो चौथा डिफेक्ट जो आपको मिलेगा देखने को वो होता है वेल्ड स्पैटर। वेल्ड स्पैटर मैंने आपको बताया था जब आर्क ब्लो के बारे में बता रहा था। ठीक, तो आर्क ब्लो कब होता है, आर्क ब्लो के कारण क्या क्या होता है, जो मेटल के भीतर मैग्नेटिक लाइंस होती हैं लेकिन वायुमंडल मैग्नेटिक लाइंस नहीं होती हैं, तो आर्क को अपनी ओर आकर्षित कर दें, जिसके कारण आर्क क्या है अपने स्थान से बार बार भटकता है, जिसके कारण वेल्ड मेटल का जो वेल्ड पूल का मेटल है एक छोटे छोटे ड्रॉप्स के रूप में आसपास बिखर जाता है। ठीक, तो इसको क्या कहा जाता है, वेल्ड स्पैटर कहा जाता है। वेल्ड स्पैटर का कारण क्या होता है, वेल्ड स्पैटर का कारण होता है कि हाई वेल्डिंग करंट है, जो वेल्डिंग की करंट है, जिस करंट से हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, हाई वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई वेल्डिंग करंट। ठीक, साथ में हम लोग स्पीड को काफ़ी कम कर देते हैं, स्पीड इज़ वेरी लो, वेल्डिंग की जो स्पीड है वो काफ़ी लो है, जिसके कारण क्या है, मेटल को बहुत अधिक मात्रा में हीट प्राप्त हो रही होती है, जिसका वो बहुत अधिक पिघलता है। जब बहुत अधिक पिघलता है तो उस अधिक हाई हीट के कारण उसके जो छोटे छोटे वेल्ड मेटल उसमें छोटा छोटा उछाल आने लगता है, वो उछाल करके वेल्ड पूल के बाहर जा करके मेटल के चारों ओर इकट्ठा होने लगते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, वेल्ड स्पैटर कहा जाता है। ठीक, अब ये जो अगला डिफेक्ट है वो है कि वो है कोल्ड क्रैकिंग क्या होता है वेल्ड में, कोल्ड क्रैकिंग होता है, मान लीजिए कि हम लोग दो मेटल को वेल्ड कर रहे हैं, एक मेटल ये है एक मेटल ये है, और दोनों का क्या है, श्रिंकेज रेट अलग अलग है, मतलब जो ठंडी होती थी सिकुड़ेंगी, तो सिकुड़ते समय इनका अगर श्रिंकेज रेट अलग अलग होता है तो एक तेज़ी से सिकुड़ने का प्रयास करती, दूसरा धीरे धीरे सिकुड़ती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसमें बीच बीच में क्रैक डेवलप हो जाते हैं। ठीक, जब क्रैक डेवलप हो जाते हैं तो इसको कहा जाता है कोल्ड क्रैकिंग। तो कोल्ड क्रैकिंग से बचने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे वेल्डिंग अगर हो जाती तो उसको कूल करने के लिए दोनों जो मतलब जिसका वेल्डिंग श्रिंकेज अलाउंस क्या है ज़्यादा है, मतलब जो तेज़ी से ठंडी हो रही होती है, उसको थोड़ा धीरे धीरे ठंडा करने का, थोड़ा सा उसको हीट अप करते रहना चाहिए ताकि धीरे धीरे ठंडी हो। इसके अलावा जो अगला डिफेक्ट होता है आ जाता है वेल्डिंग में, वो होता है हॉट क्रैकिंग। कौन सा होता है, हॉट क्रैकिंग। तो हॉट क्रैकिंग क्या होता है, हॉट क्रैकिंग होता है कि जब उसमें क्या होता है कि जब वेल्डिंग कर रहे हो तो वेल्डिंग के कारण जो वेल्डिंग की हीट है, मान लीजिए हमको ये दो मेटल ज्वाइन करना है, एक मेटल ये है दूसरा मेटल ये है, तो हम लोग यहाँ तो वेल्डिंग कर देते हैं लेकिन इस वेल्डिंग की हीट क्या है और दूर तक जाती है, तो यहाँ के लेवल मटेरियल के स्ट्रक्चर में भी अंतर कर देती है, तो इसको कहा जाता है हीट अफेक्टेड जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, हीट अफेक्टेड जोन कहा जाता है, मतलब बिल्डिंग की हीट से जहाँ तक का मेटल प्रभावित होता है उसे क्या कहा जाता है, हीट अफेक्टेड जोन कहा जाता है। इस हीट अफेक्टेड जोन के कारण जब हम लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो उसमें जिस स्थान पर हो इस हीट के कारण कभी कभी वेल्ड में क्या है, क्रैक्स आ जाते हैं, तो इन्हीं क्रैक्स को क्या कहा जाता है, हॉट क्रैकिंग कहा जाता है। ठीक, तो ये सब क्या है, वेल्डिंग के डिफेक्ट हैं।
तो अब देखिए उन वेल्डिंग डिफेक्ट को हम लोग मैच करा लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया स्पैटर। तो मैंने आपको बताया था कि स्पैटर का कारण क्या हो सकता है। स्पैटर का कारण क्या होता है, मेनली स्पैटरिंग, वेल्ड स्पैटरिंग का कारण आर्क ब्लो होता है। आर्क ब्लो के कारण वेल्डिंग की स्पैटरिंग होती है। तो ए का आंसर क्या हो जाएगा, ए का आंसर हो जाएगा 2। तो ए का आंसर 2 कहाँ दिया हुआ है, सी और डी में दिया हुआ है। दूसरा डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन क्या होता है, डिस्टॉर्शन तो कभी कभी हीट के कारण मटेरियल, वेल्डिंग का मटेरियल क्या है, अपने जो इनिशियल उसका साइज और शेप है उसके कारण उससे थोड़ा पृथक हो जाता है। तो इंटरनल स्ट्रेसेस के कारण ये होता है। ठीक, तो ये इसका कारण क्या होता है, पुअर जॉइंट सिलेक्शन। डिस्टॉर्शन का कारण क्या होता है, पुअर जॉइंट सिलेक्शन। मतलब हमने वेल्डिंग करने से पहले उस वेल्ड मेटल को उसको जॉइंट करके रखा हुआ है, तो उसका जॉइंट का सिलेक्शन सही तरीके से नहीं होता है तो उसका क्या डिस्टॉर्शन हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमको अगर ये एक वेल्ड है, इसमें हमको दूसरी प्लेट इस प्रकार जोड़नी है, तो हम यहाँ तो वेल्ड कर देते हैं। जब यहाँ वेल्ड कर देते हैं तो ये पार्ट क्या है, ये भी हीटेड हो जाता है और ये इसकी लेंथ है तो जिसकी हीट अधिक होती है, तो ये क्या है, ऊपर का पार्ट अधिक फैलता है, नीचे वाला पार्ट कम फैलता है। तो जब सिकुड़ने लगता है तो इसके कारण ये जो तेजी से सिकुड़ता है तो ये इसको वेल्ड को इस प्रकार से कर देता है, मतलब इसका चेंज क्या है, शेप चेंज हो जाता है, इसे डिस्टॉर्शन कहते हैं। तो अगर हम पुअर जॉइंट का सिलेक्शन करेंगे तो इसके कारण डिस्टॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। ठीक, तो डिस्टॉर्शन क्या हो जाएगा, पुअर जॉइंट सिलेक्शन। बी का हो जाएगा 4, तो बी का 4 ऑलरेडी दिया हुआ है। तीसरा ले लेते हैं स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन क्यों होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं और एक वेल्डिंग करने के पश्चात उसके ऊपर जो स्लैग इकट्ठा हो गया है उस स्लैग को क्लीन नहीं करते हैं, उसके ऊपर दूसरी वेल्डिंग कर देते हैं तो उसके बीच में स्लैग इकट्ठा रह जाता है। ठीक, तो इस स्लैग इकट्ठा करने का इसका है स्लैग इंक्लूजन आ जाता है। तो सी के लिए क्या आ जाएगा, सी के लिए 3, तो सी के लिए 3 किसमें भी है, डी। तो हमारा आंसर क्या है, डी। अब बचा क्या है, पोरोसिटी 1, डैम्प इलेक्ट्रोड। अगर इलेक्ट्रोड क्या है, भीगे, डैम्प मतलब भीग गए हैं। अगर भीग गए होते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे हम वेल्डिंग कर रहे होते तो गर्मी का उसमें भाप बनती है और वो गैसेस क्या है वेल्ड के बीच में जाकर के इंटरैक्ट होकर के बीच बीच में छोटे छोटे होल्स बना लेती हैं। उसे क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं पोरोसिटी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, तो देखिए मैं मानता हूँ कि लगभग आपको सारे वेल्डिंग डिफेक्ट समझ में भी आ गए होंगे। लगभग मोस्टली मैंने बता भी दिए, उनके कारण भी बता दी, उसकी रेमेडीज भी बता दी है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग इज फोकस्ड ऑन द वेल स्पॉट यूजिंग। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग जो है क्वेश्चन है, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन की बीम होती है उसको किस प्रकार से हम लोग एक पॉइंट पर केंद्रित करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसे सीधा आंसर याद रख लीजिए। इसका आंसर होता है मैग्नेटिक लेंस। मैग्नेटिक लेंस की सहायता से हम लोग इलेक्ट्रोड की मतलब इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में इलेक्ट्रॉन को किसी एक पॉइंट पर केंद्रित करते हैं। लेकिन साथ ही मैं आपको इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के बारे में और भी कई चीज़ें बता देता हूँ। देखिए इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन की एक पुंज होता है जिसको एक पॉइंट पर केंद्रित किया जाता है और उस हीट के कारण बहुत अधिक मात्रा में हीट जनरेट होती है, तो उस हीट के कारण हम लोग वेल्डिंग कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो मैं आपको कंस्ट्रक्शन बता के दिखा देता हूँ। इसमें देखिए सबसे ऊपर इसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन की बीम है, ये इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है। ठीक, तो सबसे पहले ऊपर जो होते हैं वो कंट्रोल इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं, कंट्रोल इलेक्ट्रोड। ये क्या करते हैं, ये मेनली इलेक्ट्रॉन की बीम को कंट्रोल करके उसकी स्पीड को रिड्यूस करना है तो रिड्यूस करना है, ज़्यादा करना ज़्यादा करते हैं। इसके बाद दूसरा जो होते हैं यहाँ पे उसके नीचे होते हैं एनोड होते हैं। ठीक, ये एनोड, ये भी इनका भी काम क्या होता है, इसको कंट्रोल करना। उसके बाद पोजिशनल डायफ्राम होते हैं। पोजिशनल डायफ्राम क्या करते हैं, पोजिशनल डायफ्राम इसको मतलब वेल्डिंग बीम को किस तरफ ले जाना है वो डिसाइड करते हैं। और सबसे आखिरी में मैग्नेटिक फोकसिंग लेंस होते हैं। सबसे आखिरी में क्या होते हैं, मैग्नेटिक फोकसिंग लेंस होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की बीम को एक पॉइंट पर फोकस कर देते हैं, तो जिसके कारण वर्क पीस जिस जगह हमको वेल्डिंग करना होता है उस जगह पर हम लोग आसानी से वेल्डिंग कर देते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता यह है कि हम लोग जब इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो जो वेल्ड प्रोफाइल होता है उसका बहुत ही हम लोग पतला बीड एरिया प्राप्त होता है। बीड एरिया का मतलब होता है जैसे हमको ये वेल्डिंग करना है और दूसरा ये वेल्डिंग करना है, तो जब हम लोग नॉर्मल वेल्डिंग करते हैं तो उसकी बीड क्या है, काफ़ी चौड़ाई तक जगह लेते हुए इस प्रकार से वेल्ड होती है।
ठीक, तो उसको कहा जाता है बीड एरिया कहा जाता है। ठीक, लेकिन इसमें जो होता है बीड एरिया काफ़ी कम होता है, एक मतलब एक पतली सी लाइन के रूप में ही सिर्फ वेल्डिंग करके हुए चला जाता है। साथ ही इसमें जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होता है, पेनिट्रेशन का जो डेप्थ है, जो जिस गहराई तक ये वेल्डिंग करता है वो भी काफ़ी हाई होता है, मतलब डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन हाई होता है, लेकिन क्या है बीड मिनिमम होता है, मतलब उसकी चौड़ाई काफ़ी कम होती है। ठीक, साथ में इसकी एक और विशेषता होती है कि इसकी इस द्वारा हम लोग डिसिमिलर मैटर, ठीक, मतलब जो अगर कॉपर को एल्यूमिनियम से और स्टील को कॉपर से जोड़ना है तब भी हम लोग इसके द्वारा वेल्डिंग कर सकते हैं। साथ में विभिन्न प्रकार के रिएक्टिव मटेरियल, इस प्रकार के मेटल जो हीट होने पर काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन कर सकते हैं, उनको भी हम लोग आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हीट अफेक्टेड जोन होता है काफ़ी कम होता है। इसमें जो देखिए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वो लगभग 50,000 से लेकर के 2 लाख, ठीक, 2 लाख मीटर पर सेकंड तक की होती है। कभी कभी एग्जाम में पूछा गया जाता है कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में इलेक्ट्रॉन बीम की स्पीड क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन बीम की जो स्पीड होती है वो 50,000 से लगभग 2 लाख मीटर पर सेकंड तक होती है। ठीक, साथ में लेकिन इसका घाटा क्या है, इसका घाटा ये है कि ये काफ़ी कॉस्टली होता है। कैसा होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है, काफ़ी महंगा पड़ता है। साथ में इसको ये वेल्डिंग करने के लिए हमको वैक्यूम की ज़रूरत पड़ती है, बिना मतलब ये वेल्डिंग जो होगी हमेशा वैक्यूम में ही होगी, बिना वैक्यूम क्रिएट करे इस प्रकार की वेल्डिंग को नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वैक्यूम नहीं क्रिएट करेंगे तो एटमॉस्फेयर का थोड़ा सी प्रेशर के कारण जो इलेक्ट्रॉन है उसमें काफ़ी अधिक स्कैटरिंग होगी और यहाँ वहाँ भागते रहेंगे। तो उन सब से बचने के लिए हम लोग क्या करना है, हम ये वेल्डिंग की जाती है हमेशा वैक्यूम में ही वैक्यूम क्रिएट करने के पश्चात ही की जाती है। तो जब भी आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग वैक्यूम में की जाती है, तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग जो है वो वैक्यूम में की जाती है। ठीक, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन है इसके द्वारा हम लोग क्या क्या वेल्डिंग कर सकते हैं, टाइटेनियम की वेल्डिंग कर सकते हैं, निकिल की वेल्डिंग कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील की भी वेल्डिंग किया जा सकता है। देखिए किन स्टेनलेस स्टील की जो वेल्डिंग होती है वो काफ़ी मतलब मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी नहीं हो पाता है। ठीक, इसीलिए क्या है, जब इसकी स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग करनी होती है तो हम लोग कौन सी वेल्डिंग यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। तो ये था इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, इसके बारे में लगभग मैंने आपको मोस्टली चीज़ें बता दी हैं। ठीक, तो इसका आंसर तो मैंने आपको बता दी कि मैग्नेटिक लेंस। ठीक, इलेक्ट्रॉन बीम को किसी पॉइंट फोकस किस प्रकार किया जाता है, मैग्नेटिक लेंसेज की सहायता से किया जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इन्होंने, इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग हीट इज जनरेटेड ड्यू टू द रेजिस्टेंस बिटवीन। ठीक, इन्होंने कहा है कि जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में जो हीट जनरेट होती है किस रेजिस्टेंस के कारण जनरेट होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन बीम रेजिस्टेंस वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या है, जो हीट जनरेट होती है वो क्या होती है, I²RT। ठीक, तो जिस जगह I तो करंट है और T क्या है, समय है, और R क्या है, R रेजिस्टेंस है। तो जिस स्थान पर रेजिस्टेंस सबसे अधिक होगा हीट वहाँ ही सबसे अधिक जनरेट होगी। तो देखिए जब मेटल, यहाँ तो ये पूरा ये मेटल पार्ट है, नीचे मेटल पार्ट है, तो इनका मेटल का क्या रेजिस्टेंस कम होता है, लेकिन मेटल के बीच में जो ये जगह होती है जिसको क्या कहते थे, बीच में जो क्लियरेंस होता है या जिसे कहा जाता है एस्पेरिटीज होती है, बीच दोनों को जब टच कर रहे होते हैं उसके बीच में एयर गैप होता है, उस एयर गैप के कारण रेजिस्टेंस काफ़ी अधिक होता है, इसलिए उस जगह पे हीट क्या है बहुत अधिक मात्रा में जनरेट होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, देखिए क्या क्या आंसर दिया है, इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस। इलेक्ट्रोड और वर्कपीस दोनों मेटल के बने होते हैं तो बहुत बढ़िया कंडक्टर होते हैं, इसलिए उनका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है। ठीक, इसलिए वहाँ अधिक हीट जनरेट नहीं होती है। दूसरा थी एस्पैरिटीज बिटवीन टचिंग प्लेट। तो जो टचिंग प्लेट है उनके बीच की जो एस्पैरिटीज है, मतलब उनके बीच की जो जगह है, मतलब ये जैसे प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे थोड़ी ना थोड़ी जगह तो एयर गैप रहता ही है। ठीक, तो उसी को कहा जाता है एस्पैरिटीज बिटवीन टचिंग प्लेट। हाँ, तो इसी जगह पे क्या है, हीट सबसे अधिक जनरेट होती है। टू डिसिमिलर मेटल बीइंग इन कॉन्टैक्ट, जगह दो सिमिलर मेटल जहाँ पे कॉन्टैक्ट में हो, और इंटर एटॉमिक फोर्सेस के कारण। ठीक, तो इन्होंने पूछा है किस कारण से हीट जनरेट होती है। ठीक, तो हीट जनरेट होती है ड्यू टू एस्पैरिटीज बिटवीन टचिंग प्लेट के बीच में जो इस एस्पैरिटीज होती है उसके कारण ही हीट जनरेट होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी।
ठीक, इंटर एटॉमिक फोर्सेस के कारण नहीं, और डिसिमिलर मेटल्स ही नहीं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के द्वारा हम लोग सिमिलर मेटल्स को भी आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट को देखना है, ठीक, और क्या कहता है एंड विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो 4 स्टेटमेंट दिए हैं, हम लोग इसको बारी बारी से पढ़ते जाते हैं। इन्होंने कहा है द साइज ऑफ द हीट अफेक्टेड जोन विल इंक्रीज विथ। सबसे पहले आप जानिए कि हीट अफेक्टेड जोन होता क्या है। हीट अफेक्टेड जोन होता है, जैसे हम ये वेल्डिंग, ये एक मेटल है, दूसरा मेटल ये है, ठीक, इनको हमको यहाँ वेल्डिंग करनी है, तो यहाँ जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो यहाँ इसको हीट मिलती है, लेकिन ड्यू टू द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल ये हीट क्या है आगे भी प्रोपोगेट होती जाती है, और आगे जब प्रोपोगेट होती है तो इसके कारण यहाँ पर ये जो बाहर का ये मेटल है, ठीक है, आगे का मेटल है, वहाँ तक क्या है हीट उसकी पहुँचती है। तो जिस स्थान तक ये हीट पहुँच रही होती है, ठीक, उस स्थान को क्या कहा जाता है, हीट अफेक्टेड जोन कहा जाता है। ठीक, हीट अफेक्टेड जोन की क्या खासियत होती है या उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, या हीट अफेक्टेड जोन से क्या फ़ायदे या नुकसान है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका देखिए क्या होता है, मान लीजिए हमको हीट अफेक्टेड जोन इससे है, तो जो सबसे नज़दीक का जोन होता है इसमें हीट अफेक्टेड में, जो सबसे नज़दीक का जोन होता है उसको क्या है, उसको एक प्रकार से उसका फिर से रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। मतलब यहाँ का मेटल है ये जो मेटल है यहाँ बहुत अधिक मात्रा में क्या हीट जनरेट हो रही है, तो उस हीट के कारण क्या है इसका अपने रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक पहुँच जाता है, और यहाँ पे जो मेटल प्राप्त होता है वो उसका फिर से रिक्रिस्टलाइजेशन हो पा जाता है, और यहाँ पे जो ग्रेन्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, कोर्स ग्रेन प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद जो उसके थोड़ा सा दूर का एरिया होता है उसको थोड़ी सी कम हीट मिल रही होती है, तो उस कम हीट के कारण उसका क्या होता है, वो अपने रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाता, थोड़े से हाई टेम्परेचर तक ही पहुंच पाता है। तो उसमें क्या है, जो ग्रेन्स हो जाते हैं वो भी कोर्स होते हैं, लेकिन उतने अधिक कोर्स नहीं होते, थोड़े से फाइन होते हैं। मतलब इसके पहले के जो ग्रेन है बहुत बड़े बड़े रह जाते हैं, ये उससे थोड़े छोटे रह जाते हैं, ठीक। और उसके बाद जो तीसरे हैं यहाँ पे, ये तीसरा पार्ट जो बचता है, तो यहाँ पे जो ग्रेन्स हैं वो उसको और कम हीट मिलती है, तो ये क्या है, ये सिर्फ कॉलुमिनर रह जाते हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार के कॉलुमिनर ग्रेन्स बन जाते हैं कॉलम के रूप में, ठीक। और यहाँ पे जहाँ पर हीट नहीं पहुँच पाती अपना ओरिजिनल मेटल के रूप में ही रहते हैं, तो ये क्या कहलाती है, हीट अफेक्टेड जोन होता है। तो हीट अफेक्टेड जोन इन्होंने पूछा है, निम्नलिखित द हीट अफेक्टेड जोन विल इंक्रीज विथ, किस किस कारण से हीट अफेक्टेड जोन बढ़ सकता है। तो देखिए पहले उन्होंने कहा इंक्रीजिंग स्टार्टिंग टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली अगर हम लोग स्टार्टिंग टेम्परेचर मतलब वेल्डिंग का जो टेम्परेचर है वो अधिक रखेंगे तो हीट क्या है, ड्यू टू अधिक टेम्परेचर डिफरेंस प्राप्त होने का अधिक दूर तक प्रोपोगेट करेगी, तो हीट अफेक्टेड जोन बढ़ जाएगा। दूसरा क्या, इंक्रीजिंग वेल्डिंग स्पीड, अगर हम वेल्डिंग की स्पीड को बढ़ा दें, तो देखिए वेल्डिंग स्पीड को हम लोग ये मान लीजिए लेंथ है, और वेल्डिंग ये स्पीड मतलब ये टॉर्च क्या अधिक तेज़ी से इधर गति करेगा, तो जब अधिक तेज़ी से वो गति कर रहा होगा तो वो जो मेटल को हीट दे रहा है वो कम मात्रा में हीट देगा ना, तो जब कम मात्रा में हीट दे पाएगा तो इसके कारण क्या है, जब कम हीट मेटल को मिलेगा तो हीट का प्रोपोगेशन भी कम दूर तक होगा, तो हीट अफेक्टेड जोन क्या है, कम हो जाएगा। तो अगर हम लोग वेल्डिंग स्पीड को बढ़ा देते हैं तो क्या हीट अफेक्टेड जोन कम हो जाता है, तो ये क्या है, ये इंक्रीज ना करके डिक्रीज करता है, इसीलिए इसमें ये कथन सत्य नहीं है, ठीक। तो जब और अगर पूछा है वेल्डिंग स्पीड बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, हीट अफेक्टेड जोन कम हो जाएगा, और वेल्डिंग स्पीड कम करने पे हीट अफेक्टेड जोन बढ़ जाता है। तीसरा दिया इंक्रीज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द बेस मेटल, अगर बेस मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है तो हीट अफेक्टेड जोन बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि अधिक थर्मल कंडक्टिविटी के कारण हीट क्या है, अधिक दूर तक प्रोपोगेट करती है, तो जब वो अधिक दूर तक प्रोपोगेट करती है तो बेस मेटल में अधिक दूर तक बेस मेटल को हीट प्राप्त होती है, जिसके कारण हीट अफेक्टेड जोन बढ़ जाता है। तो तीसरा कथन भी सही है। चौथा दिया इंक्रीज इन द बेस मेटल थिकनेस, अगर हम बेस मेटल की थिकनेस बढ़ा दें, मतलब जिस चीज़ की वेल्डिंग कर उसकी थिकनेस बढ़ा दे, थिकनेस बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम क्या उसका बढ़ जाएगा, तो जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो दिए हुए जो हीट है वो कम वॉल्यूम में जस्टिफाई हो जाएगा, मतलब उसको क्या है, उसका जो वॉल्यूम है कम अधिक वॉल्यूम हो जाएगा उसका बेस मेटल का, तो अधिक मात्रा में हीट को एब्जॉर्व कर पाएगी, तो हीट क्या है अधिक दूर तक प्रोपोगेट नहीं होगी, जब अधिक दूर तक प्रोपोगेट नहीं होगी तो हीट अफेक्टेड जोन क्या है, कम हो जाएगा। तो चौथा क्या है, ये गलत हो जाएगा, क्या कहते हैं, इंक्रीज इन बेस मेटल थिकनेस, इंक्रीज नहीं डिक्रीज करने पे क्या होगा, हीट अफेक्टेड जोन बढ़ेगा। तो ये इसका आंसर नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया है, ये है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को कंसिडर करना है।
ठीक। और क्या क्या बीच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट, क्योंकि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले दिया है इन आर्क वेल्डिंग 65% टू 75 हीट इज जनरेटेड एट द एनोड। इन्होंने कहा है कि जो 65% 75% जो हीट है वो एनोड पे उत्पन्न होती है। तो देखिए करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये कथन सही है। इसमें जो आर्क वेल्डिंग हम लोग कर रहे हैं वो तो लगभग 65% से 75% हीट जो है एनोड मतलब पॉजिटिव पार्ट पे जनरेट हो रही होती है। तो जो भी चीज़ हीट एनोड के रूप में होता है, पॉजिटिव रूप में होता है, वहाँ पे हीट अधिक जनरेट होती है। अगर हम लोग वर्क पीस पॉजिटिव रखेंगे तो वर्क पीस में अधिक हीट जनरेट होगी। अगर हम इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव रखें तो इलेक्ट्रॉन की हीट अधिक जनरेट होगी। दूसरा इन्होंने कहा है ड्यूटी साइकिल इन द केस ऑफ आर्क वेल्डिंग इज द साइकिल टू कंप्लीट वेल्डिंग ऑफ वर्क पीस फ्रॉम द बिगिनिंग। इन्होंने कहा ड्यूटी साइकिल आर्क वेल्डिंग के केस में वो होता है कि जो वेल्डिंग के समय वर्क पीस की वेल्डिंग करते समय हमें जितना समय लगता है उसे ड्यूटी साइकिल कहते हैं। नहीं, ये कथन गलत है, ये कथन गलत है। इन्होंने कहा है क्योंकि ड्यूटी साइकिल होता क्या है, ड्यूटी साइकिल होता है अगर हम किसी ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं किसी वेल्डिंग में, तो उस वेल्डिंग साइकिल जितना समय हमको वेल्डिंग लगता है उसमें कितना समय हमने ट्रांसफार्मर को यूज़ किया होता है उसी को ड्यूटी साइकिल कहते हैं। मतलब दिए हुए वेल्डिंग समय में से कितना समय हम ट्रांसफार्मर को यूज़ किया जा रहा है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को ड्यूटी साइकिल कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ जो ड्यूटी साइकिल की डेफिनेशन दी हुई है ये गलत दी हुई है। ठीक, ड्यूटी साइकिल आप याद कर लीजिए, ड्यूटी साइकिल इज द टाइम अबाउट विच द ट्रांसफार्मर इज बीइंग यूज्ड, इट इज द अमाउंट। ठीक, तो ड्यूटी साइकिल डेफिनेशन क्या है, ड्यूटी साइकिल डेफिनेशन है अमाउंट टाइम ड्यूरिंग विच ट्रांसफार्मर विल बी यूज्ड फॉर वेल्डिंग अंडर नॉर्मल लोडिंग कंडीशन। ठीक, तो अंडर नॉर्मल लोडिंग में जितने समय तक हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे उसको क्या ड्यूटी साइकिल कहेंगे। तीसरा दिया है आर्क ब्लो इज मोर कॉमन इन डीसी वेल्डिंग। तो मैंने जब आपको आर्क ब्लो इसके पिछला वाला जो वीडियो है उसमें जब मैं आपको बता रहा था मैंने उसमें आर्क ब्लो के बारे में बताया था। तो आर्क ब्लो क्या है, डीसी वेल्डिंग में अधिक कॉमन होता है जबकि एसी वेल्डिंग में अधिक कॉमन नहीं होता है। एसी वेल्डिंग में ज़्यादा अधिक आर्क ब्लो क्यों नहीं होता है, क्योंकि एसी वेल्डिंग में पोलैरिटी लगातार चेंज होती रहती है, कहीं वर्क पीस निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव होता रहता है। तो जो मैग्नेटिक लाइन्स है, मैग्नेटिक लाइन्स का जनरेशन वो कम ज़्यादा होता रहता है, जिससे कारण आर्क ब्लो काफ़ी कम मात्रा में होता है। जबकि डीसी में क्या है, डीसी में पोलैरिटी चेंज नहीं होती है, तो जिसके कारण क्या है या तो वर्क पीस पॉजिटिव बना रह जाता है या फिर नेगेटिव बना रह जाता है, जिसके कारण उसकी मैग्नेटिक लाइन्स बहुत ही मजबूत या बहुत काफ़ी स्ट्रांग होती है, जिसके कारण आर्क ब्लो के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। तो तीसरा कथन भी सही है। तो पहला कथन सही है, तीसरा कथन सही है। तो हमारा आंसर क्या है 1 और 3। 1 और 3 कहाँ है, डी में। 1 और 3 कहाँ है, डी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग इंक्रीजेस प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ मिनिमम हीट अफेक्टेड जोन। निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस है जो कि जिसका हीट अफेक्टेड जोन सबसे मिनिमम होता है। तो देखिए इसमें दिया शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। तो शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग की भी क्या है, प्रकार की आर्क वेल्डिंग ही है, एक इस प्रकार है, एक प्रकार की आर्क वेल्डिंग ही है। तो आर्क वेल्डिंग में जो हीट अफेक्टेड जोन होता है वो बहुत अधिक होता है क्योंकि इसमें वेल्ड बीड की चौड़ाई काफ़ी अधिक होती है। दूसरा दिया है लेज़र बीम वेल्डिंग। तो लेज़र बीम वेल्डिंग और इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग लगभग एक ही जैसी होती हैं, तो इन दोनों का ही हीट अफेक्टेड जोन काफ़ी कम होता है, वेल्ड बीड भी काफ़ी कम चौड़ी होती है और पेनिट्रेशन बहुत अधिक होता है। तो इसका जो आंसर हो सकता है, इसका आंसर लेज़र बीम वेल्डिंग हो सकता है क्योंकि इसका हीट अफेक्टेड जोन काफ़ी कम होता है। उसके बाद दिया अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं कि अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, दो वर्क पीस को लगातार एक दूसरे के ऊपर अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन रेंज से एक दूसरे पे इम्पैक्ट कराते हैं। तो उस इम्पैक्ट के कारण हीट जनरेट होती है, फिर उसके बाद दोनों को जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो इसमें भी हीट अफेक्टेड जोन की मात्रा लेज़र बीम की अपेक्षा अधिक होती है, यद्यपि वो इसकी शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग की अपेक्षा कम होती है, लेकिन लेज़र बीम वेल्डिंग की अपेक्षा अधिक होती है। फिर आखिर में मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग MIG की जो हीट अफेक्टेड जोन होता है वो इससे मतलब अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग और शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग इन दोनों से कम होता है, लेकिन लेज़र बीम से अधिक होता है। तो इन्होंने पूछा निम्नलिखित में जो 4 प्रोसेस दिए हुए हैं इन चारों में से मिनिमम हीट अफेक्टेड जोन किसका होगा। तो मिनिमम हीट अफेक्टेड जोन किसका होगा, लेज़र बीम वेल्डिंग का
होगा। अगर हम इन चारों का क्रम बताना चाहें तो सबसे कम किसका होगा, सबसे कम हीट अफेक्टेड जो लेज़र बीम वेल्डिंग का होगा। उसके बाद दूसरा किसका होगा, दूसरा मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग का होगा। तीसरा यूएसएम का होगा और चौथा किसका होगा, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का। तो इस क्रम में लगातार बढ़ते जाएंगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेस फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस नहीं है, इन्होंने पूछा है। देखिए अगर हम लोग वेल्डिंग को क्या कहते हैं, वेल्डिंग को क्लासीफाई करते हैं तो वेल्डिंग देखिए तीन तरीके से मेनली क्लासीफाई की जा सकती है। वेल्डिंग क्या है, तीन तरीके से क्लासीफाई की जा सकती है। वेल्डिंग अगर हम लोग क्लासीफाई करते हैं तो तीन तरीके से क्लासीफाई की जा सकती है। एक होती है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। क्या होती है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। ये मोस्टली कैसी होती है, ऑटोजेनस होती है। ऑटोजेनस होती है मतलब इस प्रकार की वेल्डिंग जिसमें किसी फिलर मेटल का यूज़ नहीं किया जा सकता है, नो फिलर मेटल, जिसमें किसी प्रकार का फिलर मेटल का यूज़ नहीं किया जाएगा। और दूसरी जो होती है वो होती है लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। दूसरी क्या होती है, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। ठीक, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। ठीक, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग को कभी कभी फ्यूज़न वेल्डिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्यूजन वेल्डिंग कहा जाता है। ठीक, ये वेल्डिंग जो होती है मोस्टली होमोजीनियस होती हैं। कैसी होती हैं, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि एक दोनों मेटल क्या जोड़े जाने वाले मेटल क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब सेम मेटल को ही जोड़ा जाएगा। जो तीसरे प्रकार की वेल्डिंग होती है, तीसरे प्रकार की वेल्डिंग जो होती है वो कहलाती है, उसको कहते हैं सॉलिड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड, उसमें क्या है, सॉलिड अपॉन लिक्विड, मतलब दोनों तरह की वेल्डिंग हो रही होती है। तीसरे प्रकार की वेल्डिंग है वो होती है सॉलिड और लिक्विड। ठीक, सॉलिड भी अपॉन लिक्विड वेल्डिंग भी कहती है। ये जो वेल्डिंग होती है हेट्रोजीनियस होती है। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है जिन मेटल को जोड़ा जा रहा होता है वो अलग अलग होते हैं। मतलब अगर हम लोग स्टेनलेस स्टील से ब्रास को जोड़ें तो कैसी वेल्डिंग है, हेट्रोजीनियस वेल्डिंग है। इसमें क्या है, इसमें एक भी ध्यान रखना होता है कि हेट्रोजीनियस वेल्डिंग में आपको जो फिलर मेटल होता है वो बेस मेटल से डिफरेंट होता है। ठीक, तो तब भी हम लोग हेट्रोजीनियस वेल्डिंग कहेंगे। और होमोजीनियस वेल्डिंग तब भी कहेंगे जब पेरेंट मेटल और फिलर मेटल दोनों सेम हो। ठीक, मतलब सीधे सीधे होमोजेनियस वेल्डिंग तब कहा जाएगा जब जो मेटल जोड़ा जा रहा होगा वो भी सेम हो, साथ में इसमें जो हम फिलर मेटल डाल रहे हैं वो भी सेम हो। और हेट्रोजीनियस वेल्डिंग कब कहा जाएगा, हेट्रोजीनियस वेल्डिंग तब कहा जाएगा जब दोनों फिलर मेटल डिफरेंट हो ना हो, अगर उसमें से कोई भी तीसरा फॉरेन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अलग से होगा, फिलर मेटल भी अलग हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, हेट्रोजीनियस वेल्डिंग कहा जाएगा। तो सारे वेल्डिंग्स की अन्य बारी बारी हम अन्य क्लासिफिकेशन बता देते हैं। जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग को आगे अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो वो हो जाते हैं, एक हो जाता है कोल्ड वेल्डिंग, दूसरा हो जाता है फ्रिक्शन वेल्डिंग, तीसरा हो जाता है डिफ्यूज़न वेल्डिंग, दूसरा फ्रिक्शन, तीसरा डिफ्यूज़न, और चौथा हो जाता है फोर्स वेल्डिंग हो जाता है। ठीक, तो देखिए कोल्ड वेल्डिंग क्या होता है, कोल्ड वेल्डिंग फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है। कोल्ड वेल्डिंग को फर्दर क्लासीफाई किया तो हो जाता है प्रेशर वेल्डिंग। ठीक, उसके अलावा एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। ठीक, और उसके अलावा अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। ठीक, तो इस तरह से इसको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग को अगर हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं तो हम लोग पा रहे हैं कि वो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग चार तरीके की, कोल्ड वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग और फोर्स वेल्डिंग। और कोल्ड वेल्डिंग को हम लोग आगे क्लासीफाई कर सकते हैं प्रेशर वेल्डिंग, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। ठीक, अब हम आगे बताते हैं आपको लिक्विड स्टेट वेल्डिंग के क्लासीफिकेशन बताते हैं। तो लिक्विड स्टेट वेल्डिंग अगर हम लोग क्लासीफिकेशन देखें, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगी, एक ये होती है एक आर्क वेल्डिंग, दूसरी होती है केमिकल वेल्डिंग, ठीक, तीसरी होती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ठीक, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अगर हम आर्क वेल्डिंग को आगे ठीक ठीक तो इस प्रकार अगर हम आर्क वेल्डिंग को आगे मॉडिफाई करते हैं तो हम लोग, अगर हम आर्क वेल्डिंग को आगे क्लासीफाई करते हैं तो आर्क वेल्डिंग जो होता है उसको इस प्रकार से क्लासीफाई किया जा सकता है। आर्क वेल्डिंग देखिए होता है, एक होता है आपको फ्लक्स कोट, FLUX, फ्लक्स कोटेड होता है, फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग। ये AC हो सकता है और DC भी हो सकता है।
और दूसरा आर्क वेल्डिंग जो होता है वो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग मतलब इसमें जो आर्क होता है वो ग्रैनुलर फ्लक्स के नीचे सबमर्ज्ड होता है, ठीक। और तीसरा जो हो सकता है आर्क वेल्डिंग वो होता है शील्ड मेटल आर्क वेल्डिंग। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है TIG और दूसरा हो जाता है MIG, टंगस्टन इनर्ट गैस और मेटल इनर्ट गैस। तो ये हो जाते हैं आपका ये जो क्लासिफिकेशन है आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग के 3 क्लासिफिकेशन, फ्लक्स कोड, शील्ड मेटल आर्क और फिर सबमर्ज्ड आर्क। तो फिर फ्लक्स कोड के 2 क्लासिफिकेशन AC और DC, और शील्डेड मेटल आर्क 2 क्लासिफिकेशन TIG वेल्डिंग, MIG वेल्डिंग, और एक सबमर्ज्ड इनर्ट गैस, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है, ठीक। अब जो इसके मैंने आपको मैंने बताया कि ये लिक्विड सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में जो केमिकल रिएक्शन वाली वेल्डिंग है, तो केमिकल रिएक्शन वाली वेल्डिंग वो 2 तरीके की होती है। एक होती है जो आपकी होती है गैस वेल्डिंग और दूसरी होती है थर्मिट वेल्डिंग। दूसरी क्या होती है? थर्मिट वेल्डिंग होती है, ठीक। और तीसरा जो मैंने आपको बताया है, ठीक, तो ये हो जाता है आपका केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग। और रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात करें तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, ठीक। अगला जो मैंने आपको बताया था हेट्रोजीनियस वेल्डिंग, ठीक, जो मुख्य क्लासिफिकेशन है 3 क्लासिफिकेशन, जो तीसरा होता था सॉलिड अपॉन लिक्विड या फिर इसे कहा जाता है हेट्रोजीनियस वेल्डिंग कहा जाता है। ये मेनली हो सकते हैं आपका होते हैं, इसके जो क्लासिफिकेशन है वो होता है सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और एब्रेसिव बॉन्डिंग। एब्रेसिव की सहायता से हम लोग बॉन्डिंग कर देते हैं, तो एब्रेसिव बॉन्डिंग। तो ये पूरा क्या है, ये वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन है। तो उन्होंने पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूजन वेल्डिंग, लेकिन फ्यूजन वेल्डिंग कौन सा नहीं है। तो फ्यूजन वेल्डिंग मतलब लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। तो देखिए गैस वेल्डिंग फ्यूजन वेल्डिंग है, क्योंकि गैस वेल्डिंग एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग है और वो अल्टीमेटली एक प्रकार की लिक्विड स्टेट वेल्डिंग ही है। आर्क वेल्डिंग भी एक प्रकार का फ्यूजन वेल्डिंग है। ब्रेजिंग क्या है, फ्यूजन वेल्डिंग नहीं है, ये कैसे हेट्रोजीनियस है या इसे क्या कहेंगे लिक्विड सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, ठीक। तो इसे क्या कहेंगे ब्रेजिंग क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। रेजिस्टेंस वेल्डिंग ये भी एक प्रकार का फ्यूजन वेल्डिंग है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ब्रेजिंग। इन्होंने क्या पूछा, विच इज नॉट अ फ्यूजन वेल्डिंग, लेकिन फ्यूजन वेल्डिंग नहीं है, तो न्यू फ्यूजन वेल्डिंग क्या है, ब्रेजिंग क्या है, फ्यूजन वेल्डिंग नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने कहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस फ्लक्स इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स, निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग प्रोसेस में फ्लक्स का प्रयोग ग्रैन्यूल्स के रूप में, मतलब छोटे छोटे ग्रेन्स जैसे गेहूं के दाने होते हैं ना, उनको ग्रेन्स कहा जाता है, तो ग्रेन्स के रूप में किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग प्रोसेस में जो फ्लक्स है वो ग्रेन्स के रूप में यूज़ किया जाता है। तो देखिए जो देखिए आर्क में जो फ्लक्स होता है, आर्क वेल्डिंग में जो फ्लक्स होता है वो किस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोड के फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोड कोटिंग के फॉर्म में होता है, ठीक। और इसके अलावा क्या सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, तो यही इसका आंसर है। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में जो आपका ग्रैन्यूल्स होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो आपके मतलब इसमें जो फ्लक्स होता है ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होता है। आर्गन आर्क वेल्डिंग में भी जो फ्लक्स होता है वो एक गैस के रूप में होता है, जो उसको चारों तरफ से आर्गन की गैस होती है उसको चारों तरफ ढक लेती है। और जो DC आर्क वेल्डिंग है, चाहे DC आर्क वेल्डिंग हो चाहे AC आर्क वेल्डिंग हो, इन सभी में फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रोड की कोटिंग के फॉर्म में ही होगा। तो मैं आपको सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग थोड़ा सा बता देता हूँ। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग क्या होती है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग मान लीजिए इसकी वेल्डिंग करनी है हमको, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में इस प्रकार से वेल्डिंग करनी होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये है इस जगह की हमको वेल्डिंग करनी है, तो ये एक मेटल पुल वायर होता है जो इसको भीतर वेल्डिंग कर रहा होता है, और ये वेल्डिंग क्या है ऊपर से इसके ऊपर हम लोग आर्क से इसको पूरा इस प्रकार से ढके हुए होते हैं, ठीक। तो मतलब जिसमें आर्क होता है वो ग्रैनुलर फ्लक्स के नीचे सबमर्ज्ड होता है, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे जैसे वेल्डिंग होती जाती है, ठीक, तो उसमें जितना हमको आर्क यूज़, इसमें फ्लक्स जितना फ्लक्स का यूज़ होता है वो यूज़ होता है, और पिघलते उसके साथ वेल्डेड होता जाता है। फिर जो हमको जो यूज़फुल नहीं होता है फिर उसको हम लोग उसको झाड़ के अलग कर लेते हैं और फिर दूसरी जगह पे यूज़ कर लेते हैं। तो इस प्रकार सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है, वहाँ पे कैसा फ्लक्स यूज़ होता है, ग्रैन्युलर फ्लक्स का यूज़ होता है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग इसको क्यों कहते हैं, सबमर्ज्ड मतलब डूबा हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें आर्क जो है फ्लक्स के भीतर डूबा हुआ होता है और दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार के वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है
में क्या किया जाता है, ग्रेनुलर फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का प्रयोग केवल लोअर हेड वेल्डिंग के लिए किया जा सकता है। मतलब अगर हम वेल्ड मेटल को नीचे रख के फिर उसकी वेल्डिंग करें। अगर वेल्ड मेटल ऊपर है, ऊपर रखते हुए अगर हम 4 हेड वेल्डिंग करना चाहें तो 4 हेड वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उसमें हम लोग ग्रेनुलर फ्लक्स को रख ही नहीं पाएंगे। ठीक, तो पूरा गिर जाएगा नीचे, तो हेड की अपर हेड या 4 हेड वेल्डिंग नहीं की जा सकती है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स आर पॉसिबल ड्यू टू द रेजिडुअल स्ट्रेसेस इन वेल्डिंग। वेल्डिंग में रेजिडुअल स्ट्रेसेस के कारण कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं, ये पूछ रहे हैं कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स आर पॉसिबल ड्यू टू द रेजिडुअल स्ट्रेसेस इन वेल्डिंग, अगर वेल्डिंग में स्ट्रेसेस रह जाती हैं तो उसके कारण क्या क्या इफेक्ट हो जाता है। मतलब लिखा है रिड्यूस डायमेंशनल स्टेबिलिटी, डायमेंशन स्टेबिलिटी को कम कर देता था। हाँ, ये सही है कि मान लीजिए अगर ये हमारे पास एक वेल्डिंग है, इसमें स्ट्रेसेस रह जाती है तो ये डिस्टॉर्ट हो जाने के चांसेस होता है, ये अपना डायमेंशन टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तो ये इसका कारण हो जाता है। दूसरा वेल्ड क्रैकिंग, मैंने अभी आपको बताया था हॉट क्रैकिंग और कोल्ड क्रैकिंग दोनों ही हो सकती है रेजिडुअल स्ट्रेसेस के कारण। इफेक्ट ऑन फैटिग स्ट्रेंथ, फैटिग स्ट्रेंथ पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है। अगर रेजिडुअल स्ट्रेसेस रह जाती हैं तो फैटिग स्ट्रेंथ पे असर नहीं पड़ता है, क्योंकि फैटिग स्ट्रेंथ होता है वो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस के कारण होता है, और उसमें अगर एक डायरेक्शन में स्ट्रेस है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। रिडक्शन इन द क्रीप स्ट्रेंथ, क्रीप स्ट्रेंथ का भी रेजिडुअल वेल्डिंग के रेजिडुअल स्ट्रेसेस से इफेक्ट नहीं होता है। अगर लोड के कारण कोई रेजिडुअल स्ट्रेसेस जनरेट होती है तो वो इसके कारण हो सकती हैं। तो इन्होंने 2 आंसर दिए हैं। ठीक, तो इन्होंने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेसेस आर पॉसिबल ड्यू टू द रेजिडुअल स्ट्रेसेस इन वेल्डिंग, तो 2 कारण हो सकते हैं 1 और 2। तो 1 और 2 कहाँ है हम लोग का? ए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा मैं आपको वेल्डिंग के तीसरे पार्ट में, उसमें मैं 30 कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा। तब तक आप तैयारी जारी रखिए। यदि आप इस क्वेश्चन की जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसका PDF चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं इसके पहले के वीडियोस भी देखना तो उसका भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको उस लिंक का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट आ जाएगी, आसानी से वहाँ से जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। आप अगर चाहते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि मैंने जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया है उसको आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी लिंक, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप आसानी से उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा मैंने क्वेश्चन बैंक बनाया है, उसका लिंक भी एक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आपको कई प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र मिल जाएंगे, और उन प्रश्न पत्रों को आप सॉल्व कर लीजिए तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो UPRNL में क्या जॉब प्रोफाइल होती है, क्या सैलरी होती है, इसके अलावा और क्या क्या मिलता है, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उन वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो इस सब चीज़ों की जानकारी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी आसानी से जारी रखिए, और जब भी आप कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझको टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। और इसको अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनकी तैयारी हो जाए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तो ओके फ्रेंड्स, तो तैयारी जारी रखिए। किसी प्रकार की समस्या होने पर संपर्क करें। तब तक के लिए धन्यवाद, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।